हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1726 ट्यूपल विद सेम प्रोडक्ट। गिवन एन array नाम्स ऑफ distinct positive integers, return the number of tuples a b c d such that a cross b should be equal to c cross d, where a b c and d are elements of nums and a should not be equal to b, b should not be equal to c, c should not be equal to d। ठीक है, क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। हमारे पास एक एरे है जो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स स्टोर करता है। एक रिजल्ट हमें रिटर्न करना है जो कि होगा नंबर ऑफ ट्यूपल्स विद सेम प्रोडक्ट। एक ट्यूपल की लेंथ होगी 4। कंस्ट्रेंट दिया गया है कि एडजेसेंट एलिमेंट जो ट्यूपल में होंगे वो एक दूसरे के इक्वल ना हो। एक बार कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। जो हमारे एरे की लेंथ होगी वो अप टू 1000 तक हो सकती है। एक बार थॉट प्रोसेस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो हम देख सकते हैं कि क्या हम इसको ब्रूट फोर्स तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इज नो, क्योंकि आपका जो कंस्ट्रेंट है एरे की लेंथ वो ऑलरेडी 1000 है 10 की पावर 3, और आपको एक ट्यूपल बनाने के लिए जिसकी लेंथ 4 है एटलीस्ट 4 नेस्टेड फोर लूप्स का यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका आइटरेशन 10 रेज टू पावर 12 तक चला जाएगा। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एक एवरेज टाइम हम लेके चलते हैं कि अगर 10 की पावर 9 ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं तो वो विद इन 1 सेकेंड हो जाता है, या विद इन टाइम कंस्ट्रेंट जो भी जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है उसके अंडर हो जाता है। तो ये 10 रेज टू द पावर 12 उस टाइम को ब्रीच कर रहा है, तो आप उसको ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते। अब हम सीधे उस वैल्यूज पे चलते हैं जिनसे आंसर निकलेगा। तो आंसर निकालने के लिए हमें से हमारे पास एक ट्यूपल है जिसमें ए बी सी एंड डी चार एलिमेंट है। तो वो ट्यूपल गुड ट्यूपल कब होगा? जब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी। तो हमें इससे ये तो पता लगता है कि एटलीस्ट हमें पेयर्स तो पता करने ही पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट सेम है। तो हमें किसी न किसी तरीके से स्टोर करना होगा पेयर्स को। माइट नॉट बी पेयर्स को स्टोर करना, उनके काउंट को स्टोर करके भी काम चल सकता है। आगे हम देखते हैं कि क्या करना होगा। मान के चलते हैं कि हम अभी के लिए विजुलाइज करने के लिए पेयर्स को हर एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट स्टोर कर रहे हैं। एक बकेट समझ लेते हैं, जिस बकेट पे एक आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है कि इस बकेट में जितने भी पेयर्स हैं वो एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, सेम ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो अभी हमने जो एग्जांपल यहाँ पर दिखाया है, सपोज हमारे पास दो बकेट हैं 24 एंड 16। तो 24 बकेट्स में आपके किस तरह के पेयर्स हो सकते हैं? जरूरी नहीं कि ये पेयर एग्जैक्टली आपके एरे में प्रेजेंट हो, इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि ये पेयर्स उसमें हो सकते हैं। 2 और 12 हो सकते हैं क्योंकि 24 बनाते हैं, 3 और 8, 4 एंड 6। सिमिलरली 16 बकेट में होंगे 2 8 4 4। एक्चुअली तो पता तब चलेगा कि वो हमारे एरे में क्या दिया हुआ है उससे पता लगेगा, बट फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम ये पता कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है, अगर डुप्लीकेट्स भी हैं, क्वेश्चन में डुप्लीकेट्स भी हैं, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है डिस्टिंक्ट है, बट जो यहाँ पर ये नोट लिखा गया है ये उस क्वेश्चन को देख के लिखा गया है कि जिसमें डुप्लीकेट होंगे उसकी भी हैंडलिंग हो। मैंने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं था अच्छे से, तो मैंने ये भी सॉल्यूशन लेके चला मैं कि क्या पता डुप्लीकेट भी हो, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब हमें एक ऑब्जर्वेशन तो ये पता लग गई कि ये जो पेयर्स आपस में होंगे ये कंपैटिबल तो हो ही नहीं सकते। तो अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि हम एक बकेट के लिए सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करें। तो अगर हम एक बकेट के लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे तो हम वही फॉर्मूला हर एक बकेट पर आइटरेट करके ओवरऑल सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें हर एक बकेट के लिए क्या करना होगा, हमें पेयर्स ऑफ पेयर्स निकालने हैं। आई थिंक आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे कि आंसर पेयर्स में नहीं है, आंसर है पेयर्स ऑफ पेयर्स। पेयर्स ऑफ पेयर्स ही आपका वो ट्यूपल बनाएगा जिसकी लेंथ 4 होगी।
तो हमें वो पेयर्स ऑफ पेयर्स निकालने हैं और वही आंसर होंगे। एक बकेट्स के लिए हमें गुड पेयर्स ऑफ पेयर्स जब मिल जाएंगे तो हम हर एक बकेट के लिए निकाल के ओवरऑल सम करके आंसर दे देंगे। तो हमारी मेन ऑब्जर्वेशन क्या है? हमारी मेन ऑब्जर्वेशन है कि एक सिंगल बकेट आपके आंसर में कितना कंट्रीब्यूट करती है। लेट्स से हमने एग्जांपल लिया जिस बकेट को हमने यहाँ पर देखा था 16। इसमें आपके दो पेयर हैं 2844 और 8244। ठीक है, तो आप या तो एक ट्यूपल बना सकते हैं ऐसे, या ऐसे भी बना सकते हैं, और सर्टेन और भी तरीके हो सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी डी नाम के दो पेयर्स हैं। एक पेयर है ए बी और दूसरा है सी डी। तो हम उसको किस तरह से अरेंज करके एक गुड ट्यूपल बना सकते हैं? ऑलरेडी वो गुड ट्यूपल बन चुका है क्योंकि ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वही सी डी का होगा, क्योंकि वो सिमिलर बकेट से आए हैं। अब हमें ये पता करना है कि ये आंसर में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें ए बी सी डी, तो एक आंसर में तो ये +1 होगा। अगर मैं सी डी को डी सी लिख दूं, आपका जो सिमेंटिक चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, बट ये भी +1 आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। सिमिलरली अगर मैं बी ए लिखूं और सी डी को सी डी ही रहने दूं और उसको बी ए लिख के डी सी करूं, तो ये भी +1 करेंगे, ये भी +1 के। सिमिलरली अगर मैं इन सभी के एक तरह से इस पेयर को अब फर्स्ट पे ले आऊं और इसको सेकंड पे ले आऊं, तो हमारे ये सब पेयर्स, ये सब अलाइनमेंट भी बन सकते हैं, और ये भी +1 +1 +1 +1 कंट्रीब्यूट करेंगे आंसर में। तो अगर मैं जनरलाइज करूं, आपके एवरी टू पेयर्स 8 यूनिट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आंसर में। मतलब 8 गुड ट्यूपल वो बना सकते हैं, और 8 आंसर में कंट्रीब्यूट होता है एवरी टू पेयर्स। तो क्या ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल है कि हर दो पेयर कंट्रीब्यूट करेंगे 8? अब जो ये वाला केस है, ये भी आपको जरूरी नहीं है आप इसको समझे। तो अगर मान लो फ्यूचर में कोई डुप्लीकेट वाला क्वेश्चन आया तो आप उसको इस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हमने बनाई है ना, अभी के लिए तो ठीक है, बट उस क्वेश्चन के लिए ठीक नहीं होगा जिसमें डुप्लीकेट्स प्रेजेंट होंगे। तो हम ये भी मान के चलते हैं अभी के लिए कि चलो मान लीजिए डुप्लीकेट्स हैं, समझने में आसानी होगी। अगर डुप्लीकेट्स होंगे तो आपके ऐसे पेयर्स बनने की संभावना है। ए बी आपके मान लो दो पेयर्स हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट उन पे करेक्ट बैठती है कि वो 8 कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ए बी लिखोगे तो ये +1 कंट्रीब्यूट करेगा। बी ए लिखोगे तो बी और बी इक्वल हो जाएगा, और जो आपका कंस्ट्रेंट है कि एडजेसेंट पेयर्स जो होंगे ट्यूपल में शुड नॉट बी इक्वल, वो फेल होता है। सिमिलरली आप ए बी लिख सकते हो, ये भी फेल होगा। बी ए लिखोगे तो ये +1 करेगा। रिवर्स में अगर आप ए बी को फर्स्ट लिखते हो और दोबारा ए बी लिखते हो, मतलब आप इसको इधर ले जाते हो और इसको इधर ले आते हो, तो ये क्योंकि ऑलरेडी ट्यूपल में एडेड है, मतलब ऑलरेडी ऐसा ट्यूपल जा चुका है। अब ये डिपेंड करता है कि जब नेक्स्ट क्वेश्चन कभी ऐसा आएगा जिसमें डुप्लीकेट होंगे, क्योंकि ये केसेस ही तभी बनेंगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ जब डुप्लीकेट्स होंगे क्वेश्चन में। वरना जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप यहाँ से वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं। इसके आगे वीडियो मत देखिए, इसके आगे सीधे कोड करेंगे। तो डिपेंड करेगा कि हम डुप्लीकेट्स को लेने वाले मतलब जो पहले से ही ट्यूपल बन चुके हैं, सिमिलर ट्यूपल को हम दोबारा ऐड करेंगे या नहीं, वो उस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स पे डिपेंड करने वाला है। अभी हम कोई कॉल नहीं ले सकते, बट मान के चलते हैं कि सिमिलर है तो हम दोबारा +1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये भी कोई ऐड नहीं करने वाला, ये भी नहीं करेगा, सिमिलरली ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो हम एक नया रूल भी बना सकते हैं कि जो इक्वल्स पेयर होंगे ना, वो हमेशा 2 कंट्रीब्यूट करेंगे, ना कि 8। ठीक है, तो ओवरऑल जनरलाइजेशन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास n गुड पेयर्स है, गुड का मतलब होता है कि ए बी जो है हमारा शुड नॉट बी इक्वल, क्योंकि एडजेसेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। आई होप आप समझ ही गए होंगे। तो
वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर मैं आपसे मैथमेटिकली हम डराइव करते हैं कि हमारे पास n कुछ चीज़ें हैं, उनमें से हमें टू ऑप्ट करना है, तो हमारे पास n पेयर्स हैं और हमें हर दो पेयर्स को ऑप्ट करना है, तो NC2 NC2 हमें कॉम्बिनेट्रिक्स यूज करके n में से दो पेयर्स को निकालना है। तो कितने तरीकों से निकाल सकते हैं? तो जब हम NC2 को सॉल्व करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है n क्रॉस n-1/2। सॉरी, यहाँ पे गलत है। और हमने ऊपर अभी देखा है कि हर एक पेयर 8 कंट्रीब्यूट करता है आंसर में, तो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 8। ओके, और यहाँ पे 6 होगा। बट इन 8, इन जो NC2 हमने अभी निकाले, इनमें वो पेयर भी तो चले गए जो इक्वल्स थे। तो हमने क्या करा, हमने जो इक्वल पेयर थे वो 8 कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो 2 करेंगे। तो हमने हर एक पेयर के लिए 6 कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दे दिए, तो हमें वो कंट्रीब्यूशन अब वापस भी करने हैं जो हमने ज़्यादा कर दिए। तो हम टोटल में से ये माइनस करेंगे 6 इंटू x1 x-1/2 प्लस x2, और सिमिलरली ऐसे ऐसे, वेयर x1 x2 आर द काउंट ऑफ सिमिलर पेयर्स। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ कि आप यहाँ से वीडियो को मत देखिए, इसके ऊपर ही आपका आंसर आ चुका है और आपको ये माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है कि जो इंटीजर्स हैं वो डिफरेंट है, तो ये सिनेरियो कभी बनने ही नहीं वाला। ठीक है, तो अब हमारे पास ये मैथ्स का फॉर्मूला आ चुका है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी लॉजिक को अब हमें पाइथन में कोड करना है, तो चलिए पाइथन में कोड करते हैं। जैसा हमने डिस्कस करा था, हमें हर एक बकेट में पेयर्स कितने हैं उनका काउंट रखना है। बकेट्स को सिमुलेट करने के लिए हम एक डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी नाम की भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि डिक्शनरी के ऊपर ही एक तरह से रैपर है। आप ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में गूगल पे पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें होता यही है, इसको यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर कोई की प्रेजेंट भी ना हो और हमें उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो ये एरर रेज नहीं करता। जो भी हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं, जैसे हमने उसको बताया कि इसमें जो वैल्यू होगी उसका टाइप इंटीजर होगा, तो वो उसको मान के चलता है कि उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दे अगर की प्रेजेंट नहीं है और हम की को एक्सेस करना चाह रहे हैं। सिमिलरली हमने ये भी डिस्कस करा था कि हमें सिमिलर पेयर्स का काउंट भी रखना है। हालांकि इस क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है कि डिस्टिंक्ट इंटीजर हो गए, बट हम इस क्वेश्चन को अप्रोच ही इस तरह से कर रहे हैं कि डिस्टिंक्ट ना भी हो तो भी हमारा आंसर सही आए। तो हमें एक डिक्शनरी रखनी है जो कि सिमिलर पेयर्स का काउंट रखेगी। लेंथ ऑफ नम्स को स्टोर कर लेते हैं, लूप करेंगे ताकि हम गुड पेयर्स को फाइंड आउट कर सकें। तो हम एक बार लूप करते हैं और एक बार सेकेंड टाइम लूप करते हैं। सेकेंड लूप जो होगा वो i+1 से n के बीच में होगा, क्योंकि जब हमने 8 कॉम्बिनेशंस ट्राई करे थे जो कि दो पेयर्स बना सकते थे, उसमें हमने रिवर्स भी ट्राई करा था, प्लेसेस चेंज करके भी ट्राई करे थे। तो हम यहाँ पर जो j होगा वो हमेशा ग्रेटर देन i रखेंगे, हम वापस नहीं करेंगे। मतलब हम i, j ही स्टोर करेंगे एज अ पेयर, ना कि j, i, क्योंकि जो हमारा ये वाला परम्यूटेशन है वो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, जो हमने 8 कॉम्बिनेशन वहाँ पर ट्राई करे। तो हम एक चेक लगा, जो चेक बताया गया क्वेश्चन में कि nums i शुड नॉट बी इक्वल टू nums j, इस कंस्ट्रेंट को चेक करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम सबसे पहले उस बकेट का काउंट बढ़ाएंगे जिसका ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो मतलब ये जो पेयर होगा वो इस बकेट में या इस डिक्शनरी में जाने वाला है, तो हमने इसको +1 कर दिया। ऑल्सो क्योंकि हम सिमिलर काउंट भी रखना चाह रहे हैं, तो हम nums of i और nums of j को भी +1 करेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर सेम पेयर आए तो हम उसको +1 कर सके। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, इस क्वेश्चन का कोई अलग वेरिएशन आगे लीड कोड ने पब्लिश करा जिसमें यहाँ पर अभी लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्ट है, बट उस क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, तो ये सॉल्यूशन उस पर भी चलेगा, इसलिए मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ। अब हम एक आंसर वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे
वो लूप करेंगे पेयर्स की वैल्यूज पर। तो डिक्शनरी की जो कीज हैं उनसे हमें कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यूज पर आइटरेट करना है। जो हमारी वैल्यूज है वो हर एक बकेट का काउंट है, तो उस बकेट में कितने पेयर्स हैं उनका काउंट है। तो जैसा हमने डिस्कस करा था कि हर एक पेयर जो होगा वो आपको 8 यूनिट ऑफ आंसर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जैसे हमने वहाँ पे फॉर्मूला लिखा था n(n-1/2), यहाँ पे हमने वैल लिया है उस वेरिएबल का नाम, और इसको 2। अब हमने सेकंड लिया था कि डुप्लीकेट्स को कैसे हैंडल करेंगे। उसके लिए हमने जो भी हमारे इक्वल पेयर्स होंगे, सेम पेयर्स होंगे, उनके वैल्यूज पे काउंट करना है। सिमिलरली यहाँ भी हमें कीज का कोई रोल नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पे हमें आइटरेट करना है, और इस बार हमें माइनस करना है। तो सेम चीज जो हमने प्लस करी थी वही हमें आंसर से माइनस करनी है, क्योंकि जो सेम आपके पेयर होंगे वो सिर्फ 2 कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ना कि 8। तो जो डिफरेंस है 6 का जो यहाँ पर ऐड हो गया इम्प्लिसिटली, वो हमें यहाँ एक्सप्लिसिटली माइनस करना होगा ताकि आंसर हमारा करेक्ट आए। फिर हम इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार जो हमारे इनपुट टेस्ट केस उनको रन कर लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सबमिट करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं या नहीं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो सबमिट हो चुका है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। मैंने ये वीडियो में जो डुप्लीकेट जो भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, स्टिल मैंने वो ऐड करा। एक तो मैं मिस आउट ही कर गया था ये कि डुप्लीकेट हो ही नहीं सकते, दूसरा फिर भी मैंने इस वीडियो में इसलिए ऐड करा है ताकि आपको कहीं और ये क्वेश्चन किसी इंटरव्यू में, कभी इंटरव्यूअर आपसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछ ले कि अगर मैं इसमें से डिस्टिंक्ट हटा दूं तब कैसे आप हैंडल करोगे, इस उस सिनेरियो को कैसे टैकल करना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तो मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।